सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, वैसे तो ज़ाहिर मशरिक़ वुस्ता की जो इस वक्त सूरत हाल है, पूरी दुनिया की नज़रें यहाँ पर लगी हुई हैं और लग कुछ ऐसे रहा है कि जंग के बादल जो है वो मंडला रहे हैं। अमेरिका और ईरान की कशीदगी के असरात दुनिया भर में कहाँ कहाँ पड़ेंगे, आज तफसील से प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अच्छी खबर ये है कि आज जो पाकिस्तान में जो अच्छी खबर आई है वो ये कि सेनेट से जो सर्विसेज एक्ट तरमीमी बिल्स हैं उनकी भी बगैर किसी बहस के मंजूरी हो गई। कल कौमी असम्बली में ये बिल पेश किए गए और वहाँ पर भी बगैर किसी बहस के अक्सरियत राय से ये बिल मंजूर किए गए थे और आज ये सेनेट में पेश किए गए और सेनेट ने भी ये बिल मंजूर किए गए और अब ये बिल जो है सदर आरिफ अलवी को भेजे जाएंगे और उनके दस्तखत के बाद अब ये कानून की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। बहुत ही अच्छी एक पेशरफ्त है। आज कुछ आवाज़ें हमें सुनाई दी थी जो बजाय मुखालफत में तो नहीं थी, क्योंकि जाहिर है ये पहले ये बिल्स जो थे वो कायमा कमेटियों को भेजे गए थे, वहाँ से मंजूरी के बाद ही ये सेनेट लाए गए थे। तो हल्की फुल्की आवाज़ें थी, लेकिन आवाज़ें इतनी बुलंद नहीं थी कि वो बिल को मंजूर होने से रोक सकती। तो अच्छी खबर तो है, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये होगा कि हमारे मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए जो अच्छे फ़ैसले हैं, जो ऐवान ने करने हैं, जो उस मुक़द्दस ऐवान ने करने हैं, जहाँ पर जो तमाम तर मेंबरान हैं वो लोगों के वोट से बैठते हैं, तो क्या ही अच्छा हो कि इस ऐवान का तक़द्दुस पामाल ना होने दिया जाए। जो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौमी असम्बली हो या सेनेट हो, यहाँ पर शोर शराबा देखते हैं। जो असल काम है वो यही होना है, ये लेजिस्लेशन है जो असल काम है इस ऐवान का, और इसीलिए मेंबरान वोट लेकर यहाँ पर बैठते हैं। ये सुप्रीम ऐवान होता है, सुप्रीम इसकी ऐवान की जो एक इज़्ज़त है उसको बरकरार रखना भी इन्हीं मेंबरान की ज़िम्मेदारी है। तो उम्मीद करते हैं कि मुस्तक़बिल में यहाँ पर आवाम की और आवाम की फलाह बहबूद के हवाले से, मुल्क कौम की फलाह बहबूद के हवाले से ऐसी लेजिस्लेशन हो जो पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान की आवाम के लिए भी अच्छा साबित हो। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। लेकिन ज़ाहिर सब कर लेते हैं आज जो सूरत हाल है ईरान और अमेरिका कशीदगी के हवाले से। तो ईरान ने अमेरिकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया, इराक़ पर हमले किए गए, 22 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 80 अफराद की हलाकत का ईरान दावा कर रहा है। पेंटागन ने भी इसकी तस्दीक की है। अलबत्ता एक ट्वीट किया गया अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, जिसमें उन्होंने ऑल इज़ वेल का मैसेज दिया और उन्होंने कहा सब कुछ ठीक है। लेकिन उस पर ईरान की जानिब से कहा गया कि ये बयान गलत है कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि 80 अफराद की हलाकत का दावा ईरान कर रहा है। और ये भी कहा है ईरान ने कि अगर ये सूरत हाल इस तरीके से रही और अमेरिका धमकियां देता रहा तो हम मज़ीद निशाना बनाएंगे। और जो खामनई यानी कि ईरानी सुप्रीम लीडर खामनई के जो बयान है वो भी बड़ी अहमियत का हामिल है। वो ये कहते हैं कि जवाबी जो कार्रवाई है वो अमेरिका के मुंह पर तमाचा है। वो ये कहते हैं कि ईरान कौम दुनिया के गुंडों के खिलाफ मुत्तहिद हो चुकी है और हम इससे बड़ा हमला करने की सलाहियत रखते हैं। तो ज़रा इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें जमील अहमद खान, साबिक़ सफ़ीर हैं, जो शुएब साहब भी हमें आगे जाके ज्वाइन कर लेंगे। जमील साहब, जब ये हमला किया गया था कासिम सुलेमानी पर, तो अमेरिकी सदर ने कहा था कि हमने जंग रोकने के लिए हमला किया, यानी कि वो ये कहते थे कि सुलेमानी को मारने का जो फैसला था वह बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन अभी जो फैसला किया जंग रोकने के लिए किया। क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का वो इक़दाम अभी जंग को रोक सकता है, या फिर जंग के बादल जो हैं वो अभी भी मंडला रहे हैं? जी, उनके अपने लोग कह रहे हैं कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि कासिम सुलेमानी की एलिमिनेशन से एक अमेरिका को बहुत बड़ा ख़तरा अमेरिका का टल गया, और उन्होंने कहा था कि कासिम सुलेमानी अमेरिकन को मारते रहे, उन्होंने उनकी वजह से अमेरिकन उस इलाके में जो है वो उन्होंने उनकी जानें गई हैं। तो ये सारी बातें की, लेकिन अब उनके अपने ही सेनेटर्स कह रहे हैं कि तमाम मामला तो इसके बरक्स निकल आया और इसमें कोई उस वक्त भी बहुत ज़्यादा बड़े जहन की ज़रूरत नहीं थी कि ये अंदाज़ा हो सके कि रिटेलिएशन तो आएगा। देखिए, हम भी अपने तबसरों में करते रहे कि रिटेलिएशन आएगा, ईरान ने तो कह ही दिया था। तो लिहाजा वो ख़ुद उनके अपने रैंक्स एंड फाइल में बड़ी बहस छुड़ गई है। लेकिन ट्रंप का मामला ये है कि जो उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है राइट विंग की, वाइट सुप्रीमेसी वाली, वो बड़ी इंटैक्ट है। उसकी वजह से ट्रंप अपने आप को वैसे ही मुस्तहकम और मजबूत समझते रहेंगे। और ट्रंप के साथ जो माइक पॉम्पियो हैं वो और इजराइल
उनका एक अलहदा मकतबा फ़िक्र है और उनका सबसे ज़्यादा माइक पॉम्पियो का और इजराइल का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है अमेरिकन सदर पे। और अमेरिकन सदर को कॉन्स्टिट्यूशन ने इतनी ज़्यादा ताकत दी हुई है कि वो इस किस्म के फ़ैसले कर लेता है, गो कि उनके अपने ही सेनेटर्स इस बात का अहाता कर रहे हैं कि ये डोमेस्टिक लॉ की खिलाफ वर्जी, इंटरनेशनल लॉ की तो है ही है, उस पर आपको मैं तबसरा करता हूँ 2 मिनट पे। डोमेस्टिक लॉ की इसलिए खिलाफ वर्जी है कि इतने बड़े फैसले उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें थोड़ा सा ग्रे एरिया है, कि उसके मुताबिक सेनेट से अप्रूव होना चाहिए डिबेट के बाद। ठीक है, जमील साहब की आवाज़ जो है हम तक नहीं पहुंच रही है, मसला ज़रा हम सॉल्व करते हैं। ज़ाहिर है कि जो सूरत हाल है इस पर दुनिया पर इसके क्या असरात पड़ेंगे। ज़ाहिर है अगर बात करें अफगानिस्तान की और इराक़ की, जहां पर हमले किए जा रहे हैं अगर ईरान की जानिब से भी और अमेरिका की जानिब से भी, और जब जवाद ज़रीफ का जो बयान है, यानी कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा का जो बयान है, वो ये कहते हैं कि उसी फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाया गया है जिस फ़ौजी अड्डे से कासिम सुलेमानी पर हमला किया गया था, और इस तरह के हमले मुस्तक़बिल में भी किए जा सकते हैं। तो ये भी देखना होगा कि इसमें जो दुनिया भर में जो दुनिया के दीगर ममालिक हैं उनका किरदार क्या है, क्योंकि रूस और चीन जो हैं वो अभी खामोश हैं और इस हवाले से उनका कोई बयान सामने नहीं आया। इजराइल का बयान भी सामने आ गया है और इजराइल भी कहता है कि अगर इजराइल को निशाना बनाने के बारे में सोचा भी गया तो इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। ज़ाहिर है एक तीसरी आलमी जंग की भी बात की जा रही है, लेकिन तीसरी आलमी जंग के असरात उस तरीके से नहीं हैं, क्योंकि जो अमरीकी वज़ीर दिफ़ा हैं उनका बयान भी सामने आ गया है। वो ये कहते हैं कि अमरीका जो है वो ईरान के साथ कोई जंग नहीं चाहता। तो तज़ियाकार ये भी कहते हैं कि जो जंग है उसके अभी तो फ़िलहाल ऐसा नहीं है कि कोई जंग, तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है, क्योंकि अमेरिका और ईरान दोनों ही ऐसा नहीं चाहते। लेकिन जो बढ़ती हुई कशीदगी है ये दुनिया पर असरात खासे जो है डाल सकती है, और ज़ाहिर दुनिया ऐसे किसी भी कशीदगी की मुतामिल नहीं हो सकती है। और हमने ये देखा कि जो सूरत हाल उसके बाद पैदा हुई, ज़ाहिर ऑयल प्राइस में भी इजाफा हुआ और सोने की कीमतों में भी इजाफा हुआ, तो ये इजाफा जो है ये भी दुनिया भर की मईशत पर बहुत ही ज़्यादा असरात मुरतब कर रहा है। अगर ये सूरत हाल जो अभी तक फ़िलहाल दरपेश है इसको कंट्रोल नहीं किया जाता तो आगे ये ज़्यादा कशीदगी की बाइस बन सकती है। लेकिन देखना ये होगा कि अमेरिका का रवैया इसमें आगे क्या है। अगर अमेरिका का रवैया लचकदार होता है और अमेरिका वज़ीर दिफ़ा जो कह रहे हैं, यही बयान डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी आता है कि ऐसा हम कुछ नहीं चाहते और मज़ीद अब निशाना बनाया नहीं जाएगा, तो फिर ईरान का रद्द-ए-अमल भी देखने से ताल्लुक़ रखेगा। जमील साहब ये बताइएगा कि आज जो ईरान ने हमला किया है, इस हमले को हम आगाज़ समझें या फिर इख्तिताम समझें? नहीं, इख्तिताम तो हम समझ नहीं सकते इसको। इनफैक्ट ये आगाज़ कहना इसको बहुत बेहतर रहेगा, और उसकी वजूहात हैं, मंदरजा झेल वजूहात हैं उसकी, क्योंकि ये सिर्फ कासिम सुलेमानी, जनरल कासिम सुलेमानी के जाँ बहक होने से नहीं पैदा हुआ है। इसके पीछे बहुत बड़ा एक मंजरनामा है। जी जी। अगर बहुत हिस्ट्री में मैं चला जाऊं तो उस सूरत में 1897 में पहला एक इजलास हुआ था स्विट्ज़रलैंड में, जिसमें ज़ायोनिज़्म की बुनियाद रखी गई, और उसके बाद 1905 और बहुत सारी और ऐसे हैं इजलास हुए जिसमें ग्रेटर इज़राइल का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया। और उस मामले को अगर हम अपने पसे पर्दा जहन पे रखें और उसके बाद आज के इस मंजरनामे को डिस्कस करें, तो आपके सवाल के जवाब में मेरा जवाब ये होगा कि ये इसको जो है इख्तिताम नहीं समझें, इसको आगाज़ समझें। और उसकी वजह और भी है कि जब 2016 में एक समिट हुई थी रियाद में, तो वहाँ जॉइंट कम्युनिके में, जिसमें ट्रंप ने सदारत की थी 54 ममालिक के सरबराहों की, तो वहाँ जॉइंट कम्युनिके जो कोई ऑफिशियल कम्युनिके है उसमें ईरान को एक दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर किया गया था। तो लिहाजा ऐसी सूरत में वो पैराहा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो बैकग्राउंड ख़त्म नहीं हुआ है। अब आ जाते हैं जो इस वक्त शिद्दत है, वो ये है कि अमेरिका में ट्रंप, यानी कि जो ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन और जो वाइट सुप्रीमेसी के लोग हैं, और एज अ मुमलिकत अमेरिका में उन्होंने अपनी फेस सेविंग करनी होगी। वो इस वक्त ये नज़र नहीं आता कि 22 मिसाइल दागे गए हों, और पहली दफ़ा नॉन हिस्ट्री में पिछले कई बरसों में नॉन स्टेट एक्टर तो हमला करते रहते थे, स्टेट एक्टर इस लेवल का हमला
पिछले कई दहाइयों में अमेरिका पे नहीं कर सके हैं। सही। तो जब ऐसी सूरत सामने है तो अमेरिका में वो अपनी फेस सेविंग कैसे करेंगे। लेकिन एक और अहम पॉइंट, जी जी, ये कल सुबह तक बल्कि अगले चंद घंटों में फैसला हो जाएगा किसी और हमले की सूरत में। यानी कि आपको लगता है कल सुबह तक ये नेक्स्ट हमले की जो है वो मनसूबाबंदी कर लेंगे। मैं आती हूँ आपकी जानिब, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब में ज्वाइन करें, उनसे बात करते हैं। हारिस साहब, ये जो आज हमला किया गया है और ये कहना ईरान का कि उसी फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया जिस फौजी अड्डे से कासिम सुलेमानी पर हमला किया गया था, आपसे मैं यही सवाल करूंगी, आपको क्या लगता है ईरान की जानिब से ये हमला आगाज है या फिर इख्तिताम? मोस्ट लाइकली इसके बाद जो ईरान ने स्टेटमेंट भी दी है ना, अगर हम उसको गौर से सुने तो उन्होंने कहा कि हमने जनरल कासिम सुलेमानी का बदला ले लिया है, कि वी डोंट वांट फर्दर एस्केलेशन, हमने अपना काम कर लिया है। अब इशू इसके बाद अब कितना नुकसान हुआ, ईरान तो बहुत ज्यादा बता रहा है। अमेरिका की तरफ से भी खामोशी है, उनके इस्लामी काउंसिल की मीटिंग भी हुई है और व्हाइट हाउस में। अब लेट्स सी कि हम क्या कहते हैं, ईरान प्रेडिक्टेबल पर्सन, अनरिलायबल, क्या डिसीजन देते हैं। हालांकि इसकी उन्होंने कांग्रेस से अपनी इजाजत नहीं ली हुई है, जिसके ऊपर पेलोसी ने भी ये कहा जी कि अभी हम इनकी जो पावर को लिमिट करेंगे इस तरह के एक्शन करने के लिए, बिकॉज दे डोंट वांट, इवन जो सेनेटर डेमोक्रेट्स हैं वो भी इसमें नाखुश हैं, देश से कि हम इसको बयान लेंगे, क्योंकि दो वो वहां पर एक दूसरे मुल्क में गए हुए थे, सॉवरन मुल्क में गए हुए थे, वहां जाके जिस तरीके से मारा गया ये इंटरनेशनल नॉर्म के भी खिलाफ है और ये जिनेवा के चार्टर्ड आर्टिकल 51 के तहत वो अपनी डिफेंस का हक भी रखते हैं। तो ये है। सेकंड ये कि इस वक्त देखना ये कि अमेरिका क्या समझता है, अमेरिका को ये मालूम है कि ईरान इज नॉट इराक, ईरान इज नॉट लिबिया और ये सीरिया, ये मुल्क नहीं है। उन्होंने पिछले 20-22 साल में बहुत कुछ सीखा है और एक सिमेट्रिक वॉर जो होती है जिसमें आप प्रॉक्सीज इस्तेमाल करते हैं, यू डोंट गो फॉर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। आप क्यों जनरल सुलेमानी को उन्होंने मारा, देखें इराक की पूरी मलेशिया को ट्रेन किया और इराक से पूरा आईएसआईएस और दाइश को खत्म कर दिया। उन्होंने लेबनान के अंदर उन्होंने हिजबुल्लाह को बहुत ट्रेन किया, इतना ट्रेन किया कि उनको मालूम है कि नाउ हिजबुल्लाह कैन प्ले हेल विद इजराइलीज। लाइफ पर उन्होंने हमला किया इसे पैलेस्टाइन के अंदर, वो दैट व्हाई ही वाज वो बहुत ट्रेंड अभी हो गए हुए थे, जिसकी वजह से उन्होंने इनको हलाक किया है। तो ये प्रॉक्सी वॉर में जो ईरान ने सीखा भी यही है कि अब वो कन्वेंशनल वॉर नहीं करेंगे, वो इस तरीके से अमेरिका को ब्लीड करेंगे जिसकी वजह से। लेकिन ईरान तो ये चाह रहे हैं ना, लेकिन अभी अमेरिकी वजीर दिफा हारिस साहब, उनका बयान जो आया है वो कहते हैं कि हम कोई जंग नहीं चाहते, यानी कि अमेरिका ईरान के साथ कोई जंग नहीं चाहता। तो ये जो इदराक था ये अमेरिका को बाद में हुआ है या फिर ये पहले से ऐसा ही चाहते थे? नहीं, देखें अभी उनको बहुत पता चल गया। अगर आपने देखा तो उन्होंने तमाम मुल्कों से जो मिडिल ईस्ट उनको भी रिंग करके यही कहा जी कि हम डी-एस्केलेशन चाहते हैं, हम एस्केलेशन में नहीं जाना चाह रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन को पता है कि दे हैव द बिग गन्स, दे हैव द बिग फोर्स, इस पे कोई डाउट नहीं है किसी को। लेकिन इस मिटिंग वॉर में, प्रॉक्सी वॉर में ईरान ने बहुत ट्रेनिंग ली है एंड दे बहुत बड़े वो जंगजू हैं जो उन्होंने इनके सर्कल बनाए हुए इजराइल के और अमेरिकन जो इंटरेस्ट उनके खिलाफ, ठीक है, उनके कई जगह प्रॉक्सी आप होती देख लें, यमन में भी हैं, बहरीन में भी हैं, उसके बाद में मैंने बताया हिजबुल्लाह का बताया, लेबनान में, इधर पैलेस्टाइन में। तो उनको ये पता है कि हमें इस तरह ये ब्लेड करेंगे। सेकंड ये कि पूरी दुनिया की मैशत को बहुत फर्क पड़ेगा। अगर आप ईरान को देखेंगे, अगर उनकी रिफाइनरी को उड़ा देते हैं तो ऑयल कहाँ जाएगा, भी महंगा हो गया है। फिर वो स्टेट ऑफ होम्स में आके जो पूरी मिडिल ईस्ट को गुजरती है उनको ब्लॉक कर देते हैं। फिर उसके बाद और ज्यादा एस्केलेशन होती है तो वो सऊदी वगैरह में ऑयल रिफाइनरी पे जाते हैं, जिससे बहुत बड़े क्राइसिस हो जाएंगे। इसीलिए ईरान ने भी फौरन अपने तमाम मिडिल ईस्टर्न कंट्री को पैगाम दिया है, हम किसी इत्तेहादी की तरफ नहीं जाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ जाएंगे जो हमारे पर अटैक करेंगे, जो उन्होंने क्लियर कर दिया। इसका मतलब ये पॉलिसी बड़ी क्लियर है। लेकिन जितना बड़ा उनको सेटबैक हुआ है, जितना बड़ा ईरानी कौम इस वक्त गम गुस्से में है, उसको कम करने के लिए ईरानी हैड टू रिटेलिएट। अब अमेरिकन को डिपेंड करता है, मेरे ख्याल में वो इसको डी-एस्केलेशन करेंगे, आगे लड़ाई होती नजर नहीं आ रही।
लेकिन देखिए ना हारिस साहब, जिस तरह से आपने भी कहा, मईशत पर बड़े गहरे असर मुरतब हो रहे हैं, स्टिल हो रहे हैं। दुनिया मुतामिल हो सकती है किसी जंग की अभी? देखिए यही बात है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान को बड़ा इफेक्ट हो सकता है। इकोनॉमिकली देखें कितना बड़ा मईशत को नुकसान होगा जब ऑयल की प्राइसेस स्काई हाई होंगी। फिर आपके साथ बलूचिस्तान सीस्तान प्रोविंस है, हो सकता है मिले उधर से रिफ्यूजीज आना शुरू हो जाए। फिर उसके बाद अगले टारगेट कौन से, ईरान के बाद कौन टारगेट रह गया था? वी शुड बी रेडी फॉर दिस। वी आर द ओनली इस्लामिक न्यूक्लियर कंट्री जिसके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, इस वक्त फॉरेन ऑफिस को बहुत जरूरी है कि एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लें, सऊदी अरब को समझाएं, सऊदी अरब से अमेरिकन को समझाएं, ईरान को समझाएं कि जो होना था हो चुका। तो ये काम कौन कर सकता है आपके ख्याल में? ये कौन सा मुल्क है, या 2-3 मुल्कों के आप नाम ले लें, खासकर मुस्लिम उम्मा का किरदार इसमें क्या हो सकता है हारिस साहब? देखिए इसमें इस्लामिक ओआईसी को तो मेरे ख्याल में आई डोंट काउंट इट, दे आर टोटली रिडंडेंट हो चुके हैं। इसमें टर्की है, मलेशिया है, पाकिस्तान है, दे हैव टू प्ले वेरी पॉजिटिव रोल अलॉन्ग विद यूनाइटेड नेशंस। क्यों है? देखिए सुमैया, बात यह कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पास लीग ऑफ नेशंस बनाई गई थी, इसीलिए बनाई गई थी कि मुल्कों के रसूयात हल किए जाए। वो नाकाम हुई तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई, फिर आपने यूनाइटेड नेशन बना दी। यूनाइटेड नेशन बिल्कुल रिटेंटिव हो चुके हैं, टोटल बड़े 4-5 मुल्कों के कंट्रोल में है। अमेरिकन का आपको पता है कि सारा उनके ऊपर कंट्रोल है। अब अगर ये नाकाम होते हैं तो फिर आपको क्या ना खुदा ना खदा थर्ड वर्ल्ड वॉर। इसलिए मैं कहता हूँ यूनाइटेड नेशन हैज टू कम फॉरवर्ड, दे हैव टू कम वेरी स्ट्रांगली, और आके ये दोनों मुल्कों को वार्निंग भी दें, स्टॉप भी करें, और बाकी इजलास बुला लें, वहाँ पर आके बात की जाए, ताकि जितना टाइम गेन करेंगे उतने जज्बात ठंडे होंगे और हालात नॉर्मल हो जाए। पॉइंट लेकिन हारिस साहब मैं चाहूंगी अब हमारे साथ ही रहें, और अमजद शुएब साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। अब आप क्या समझते हैं, अभी हारिस साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे थे, अब जो सूरत हाल पैदा हो गई है उस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से ममालिक हैं जो अपना किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए ये इस सिचुएशन को आप यूँ देख लीजिए कि ईरान ने जो कुछ भी रिएक्शन दिया उससे अगर कोई अमेरिका का नुकसान नहीं हुआ तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमने अपने लिए फेस सेविंग कर ली, अब आप इस किस्से को मज़ीद आगे ना बढ़ाएं। उनके अपने मुल्क में बड़ा गम गुस्सा था ईरान में, और उस गम गुस्से को ख़त्म करने के लिए या कम से कम लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए ये ज़रूरी था कि वो ये जवाबी हमला करें इस तरह का। लेकिन गालिबन उन्होंने एक ऐसी जगह पे किया है जहाँ पे कोई अमेरिकन एसेट्स नहीं थे और कोई उनका नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो दावा किया जा रहा है कि 80 लोग मारे, वो मेरा ख्याल है डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है कि उनको मुतमईन किया जा सके। अच्छा। अब इन हालात में अमेरिका के लिए 2 मसले हैं। एक तो ये कि अगर उनको अपने इमेज का ख्याल हो कि एक सुपर पावर है और वो अपना इमेज बरकरार रखे, कि वो उसका एक ऑरा, एक खौफ उसका मौजूद रहे, तो उनको इसका रिएक्शन जवाबी वार करना जो है वो उनके लिए नागुज़ीर हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि विद इन अमेरिका बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं जो कह रही हैं कि जनाब आप जंग को ख़त्म करें, हम मज़ीद जंग नहीं चाहते, और इसका अगर ट्रंप पे प्रेशर आता है तो फिर डी एस्केलेशन का भी सामने रखना है उन्होंने, उसका भी कोई हल निकालना चाहिए। तो मेरा अपना ख्याल है कि जो सोच विचार कर रहे हैं वो यही है, और कोशिश यही होगी कि एक दरमियाना रास्ता निकाला जाए। और मेरा अपना ख्याल है कि डी एस्केलेशन ही एक रास्ता होगा, और अमेरिका कह सकता है कि जनाब कोई चूँकि नुकसान कुछ नहीं हुआ तो हम लिहाजा ईरान के साथ मजीद जंग बढ़ाना नहीं चाहते। ये तो बयान आ गया ना सर, अमरीकी वज़ीर दिफा ये कह रहे हैं कि हम कोई जंग नहीं चाहते ईरान के साथ, तो आपको लग रहा है कि ये मामला यहीं पर रुक जाएगा? मैं यही कह रहा हूँ कि एक तरफ तो उनकी अपनी एक इमेज की बात है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि उनका नुकसान नहीं हुआ। जब नुकसान नहीं हुआ तो जंग बढ़ाने का फ़ायदा नहीं। और इस स्टेज के ऊपर फैक्ट यही है कि अमेरिका के अपने अवाम भी समझते हैं कि अमेरिका ने जो कदम लिया था, जो कासिम सुलेमानी को मारा, वो गलत था, वो एक मुजरमाना हरकत थी, और ईरान का शिकवा, उसकी ईरान की शिकायत या ईरान का जवाब उस लिहाज से जायज़ अमल है। लिहाजा उसके पास कोई ऐसी मॉरल ग्राउंड नहीं है कि वो जस्टिफिकेशन इसकी ढूंढता फिरे। और अमेरिका के अपने लोग ये कह रहे हैं कि जनाब आपने ये कासिम सुलेमानी को मारने का काम गलत किया है। तो इसलिए मेरा अपना अंदाज़ा है कि वहाँ पे डी एस्केलेशन का काम किया जा सकता है, ख़ास तौर पे जबकि अमेरिका का कोई नुकसान भी नहीं हुआ। और जो ईरान कह रहा है नुकसान की बात कर रहा है, वो मेरा ख्याल है उनके अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है, ताकि लोगों के जज्बात को वहाँ ठंडा किया जा सके। पॉइंट टेकन। जमील साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि हमने बात की अमेरिकी सदर की, आपने खुद भी कहा कि वो जो वाइट लोग हैं उनको खुश करने के लिए इस तरह के अब तक हमने देखा उनके पूरे सदारती पीरियड में जो उनके इकदाम हैं,
लेकिन ये इक़दाम अगर आगे जाके नेगेटिविटी लेकर आता है उनके लिए, तो वो नेगेटिविटी किस हद तक हो सकती है कि आगे आने वाले सदारती इंतखाब में डोनाल्ड ट्रंप के लिए राह हमवार होगी या राह दुश्वार होगी? कि अगर इसमें अमेरिका को ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, जिसके का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और उसकी वजूहत ये है कि ईरान गोके अमेरिका के लिहाज से फायर पावर, एयरफोर्स ख़ास तौर पर एयर फायर का अमेरिका के पास ज़्यादा है। और मैं उस पर आपको चीदा बातें बता देता हूँ कि अमेरिका का बजट 610 बिलियन है डॉलर, और ईरान का फ़कत इसमें सिर्फ 14 बिलियन डॉलर है। अमेरिका के पास 12,304 जहाज़ हैं, जबकि ईरान के पास सिर्फ 800 से भी कम हैं और इन्फीरियर क्वालिटी के हैं। ईरान जिस चीज़ में, और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अमेरिका का सारे एसेट्स तो अमेरिका में है ना, जो इस खित्ते में एसेट हैं मैं उसको आपको जिक्र कर देता हूँ। गोके नेवी ईरान की बहुत इस मामले में अगर पीस टू पीस कंपेयर करें तो अमेरिका के पास 437 पीसेज हैं, यानी जहाज़ और बाकी सारे मिला के, और ईरान के पास आपको जान के ताज्जुब होगा कि 406 है। मतलब ये है कि अमेरिका की सारे मामलात तो अमेरिका के नज़दीक है, ईरान के पास तो मौजूद है सारी चीज़ें। और उसके बाद जो ईरान के पास कमज़ोरी ईरान की है, मैं आपके पास फिर कंक्लूजन में आ रहा हूँ। ईरान की जो जहाँ प्रॉब्लम है ताकत में, वो ये है कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर, ये बहुत अहम नुक्ता है। आप ब्रेक के बाद आ जाइएगा, ब्रेक के बाद सर, ब्रेक के बाद बात करते हैं। साथ रहिए। हारिस नवाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। और अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के हवाले से हम बात करें। जमील साहब, आप कंक्लूड करना चाह रहे थे, मैं चाहूंगी आप कंप्लीट कीजिए। जी हाँ, मैं जो आपको फिगर्स दे रहा था उससे कंक्लूजन में आपकी नाजरीन के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और मैंने जहां मुनक़ता किया था गुफ्तगू का ब्रेक की वजह से, मैं ये बता रहा था कि नेवी स्ट्रॉन्ग है ईरान की, ईरान के तमाम एसेट्स उसके पास हैं, जबकि अमेरिका के फैले में, अमेरिका से लेके यहाँ तक जो अमेरिका के एसेट्स इस वक्त हैं, वो सबसे अहम और ख़तरनाक जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इस वक्त कोई 4 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, और हर एयरक्राफ्ट कैरियर पे 80 बड़े जदीद किस्म के लड़ाका जहाज़ हैं। वो एक ईरान के लिए प्रॉब्लम है, और डिस्ट्रॉयर उनके पास हैं जो कि वो भी खड़े। तो मैं कहना ये चाहता हूँ इस वक्त कि ईरान के पास इतनी सलाहियत है, इसके बावजूद कि ट्रंप कह रहे हैं कि दुनिया की हकीकत है कि दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत आर्मी है, और ट्रंप ने इसीलिए कहा था कि वी विल हिट बैक फास्ट एंड स्विफ्ट ईरान इफ़ ईरान रिटेलिएट्स। तो अब ईरान ने तो रिटेलिएट कर दिया, अभी ट्रंप के बयान का और एक्शन का इंतज़ार है। मेरा ख़दशा मुझे ये है कि ट्रंप अपने बयान देने से पहले कोई एक्शन न कर दे और उसके बाद बयान दे अगले चंद घंटों में, और अगले ख़ास तौर से 12 घंटों में। तो ये तो सूरत हाल है जो उनकी, और उसमें उसकी वजह आपसे मैं पहले बयान कर चुका हूँ, उस पर थोड़ा सा मैं एम्फेसाइज कर लूँ कि इसमें जो गल्फ़ कंट्री के दूसरे मुहर्रिकात हैं, उन मुहर्रिकात की वजह से ट्रंप पे न सिर्फ इजराइल का इन्फ्लुएंस है, बल्कि गल्फ कंट्री बहुत सारे ज़ाहिरी तौर पर तो ये कह रहे हैं डीस्केलेट होना चाहिए, लेकिन बातनी तौर पर वो न्यूक्लियर रिकॉर्ड की वजह से और दूसरे मामलात की वजह से चाहते हैं कि ईरान वंस फॉर ऑल एक दफ़ा न्यूट्रलाइज हो जाए। उस सिलसिले में गल्फ कंट्रीज़ के कुछ बड़े मुल्कों ने राब्ता किया दुनिया की बड़ी ताकतों से। तो ये चीज़ें कोई मैं छुपी इबाम वाली नहीं है, ये मंजरे आम पर आ चुकी हैं। इन चीज़ों को पेश नज़र रखते हुए कोई ऐसी लॉजिक नज़र नहीं आ रही है डीस्केलेट करने का। तो मैं एज अ सफ़ीर सबसे पहले मेरी मंशा ख्वाहिश यही है कि डीएस्केलेट हो जाए, और क्योंकि डीएस्केलेट नहीं हुआ तो फिर उस सूरत में दुनिया एक बहुत बड़े मुसीबत में पड़ जाएगी। पाकिस्तान पर तो बहुत मुसीबत आना ही शुरू हो गई है। तो उस लिहाज से डीएस्केलेट करने के लिए प्लेयर्स कौन से हैं? फ्रांस ने ईरान को कह रहा है कि आप ज़रा इसमें खामोशी अख्तियार करें। रशिया ने कोई ख़ास ईरान का साथ नहीं दिया। चाइना ने कंडेम नहीं किया। ये बड़े सारे के सारे
जो बातें कर रहे हैं इस वक्त, उसमें कहीं ये जाहिर नहीं हो रहा है कि उसे कोई जोर दे रहा है ईरान की तरफ या अमेरिका की तरफ। अब इसका कानूनी पहलू ये है इंटरनेशनल कानून के मुताबिक कि अगले चंद दिनों में, मुझे अगले 2-3 दिनों में सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होता हुआ नजर आ रहा है। वही अमेरिका को फेस सेविंग दे सकता है जिसके तहत रेजोल्यूशन पास करके ईरान पे दबाव डाला जा सकता है। आर्टिकल, ये पूरा चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 में आर्टिकल शुरू हो जाता है 33 से लेकर। तो आपको लग रहा है कि अभी कुछ दिनों में ऐसा हो जाएगा, यानी कि यूनाइटेड नेशन जो है वो हरकत में आएगी और कोई ना कोई इजलास बुलाएगी? पॉइंट टेकन जमील साहब जी, अगले 2-3 दिनों में। ठीक है, पॉइंट टेकन जमील साहब, मुझे आगे बढ़ना है और जाहिर है ये तमाम तर सूरत-ए-हाल तो ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के हवाले से थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के भारत में क्या हो रहा है? पहले उन्होंने कश्मीर पर कब्जा किया, वहां पर 150 से ज्यादा रोज हो चुके हैं, कर्फ्यू जो है वो रखा हुआ है और वहां पर लोगों की जिंदगी जो है वो तंग कर दी गई है उन पर। लेकिन जो भारत में जो शरीयत कानून बिल लाने के बाद जो सूरत-ए-हाल है वो भी बढ़ती ही चली जा रही है। पहले नई दिल्ली में हमने एहतजाज देखा, नई दिल्ली में यूनिवर्सिटी में जो एहतजाज हुआ, वहां के तलबा पर तशद्दुद किया गया, लेकिन अभी तशद्दुद बढ़ के तक पहुंच गया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी यही सूरत-ए-हाल देखने में आई, वहां पर तलबा पर तशद्दुद किया गया। इस तरीके से जो जादवपुर यूनिवर्सिटी है वहां पर भी यही सूरत-ए-हाल देखी गई। पुलिस ने तलबा पर लाठीचार्ज किया, कई तलबात को गिरफ्तार भी किया और दूसरी जानिब जो खवातीन हैं वो भी रैलियां निकाल रही हैं। लेकिन नई दिल्ली में खवातीन की रैली में उन जो खवातीन शरीक थी उनको घरों से भी बेदखल कर दिया गया। यानी कि ये जो रैली थी वो इसलिए निकाली जा रही थी कि जो खवातीन थी वो एहतजाज कर रही थी वज़ीर दाखिला अमित शाह की रैली के खिलाफ, लेकिन उनको भी घर से निकाल दिया गया, उनको अपने घरों से बेदखल कर दिया गया। ये सूरत-ए-हाल कहाँ जाएगी, इस पर जरा बात कर लेते हैं अमजद साहब से। अमजद साहब, जो भारत में अभी हो रहा है, ज़ाहिर आपको भी मालूम है, यहाँ पर मुख्तलिफ शहरों में, और आज जो आसाम में दौरा था नरेंद्र मोदी का, उन्होंने वहाँ पर वो मनसूख कर दिया, उनको पता था उनके साथ वहाँ पर क्या होगा। आपको क्या लग रहा है ये आग कहाँ तक जाएगी? देखिए, बात यह है कि आग बढ़ती जा रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी पे इसका कोई ख़ास असर नहीं है। उसको तवक्को है कि वो यही तशद्दुद के हथकंडे इस्तेमाल करके और जबर के साथ इस चीज़ को बिलाखिर कुचल देगा। असल चीज़ ये होती है कि जब आप ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस करते हैं या अपने अवाम के ऊपर तशद्दुद, जुल्म, बर्बरियत ये होती है, तो इंटरनेशनल आवाज़ें ज़रूर उठती हैं और ख़ास तौर पे ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस या ऐसे बड़े मुल्क जो ह्यूमन राइट्स के वैल्यू करते हैं वो ज़रूर कुछ ना कुछ असरअंदाज होते हैं। लेकिन यहाँ सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। भारत के ऊपर कोई भी प्रेशर किसी भी साइड से नहीं है, लिहाजा मोदी आज़ाद है, वो जो कुछ भी कर रहा है उसकी उसको कोई पूछ नहीं रहा। अब हिंदुस्तान में दूसरा जो बड़ा इशू, जो दूसरा बड़ा मसला है वो ये है कि हम अपने मुल्क में तो हमेशा ये चाहते हैं कि अदालतें आज़ाद हों, सब कुछ, लेकिन आप देख लीजिए कि हमसाया मुल्क में वो हुकूमत की पॉलिसी के साथ चल रही हैं। अदालतों के फैसले अगर आप देख लें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले देख लें, तो सुप्रीम कोर्ट कतन कोई भी इंसाफ की बात नहीं कर रहा, वो बिल्कुल 100% मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं और हुकूमत की पॉलिसीज को। कश्मीर के मामले में देख लें कि मुकदमा उसके ऊपर पिटीशन दायर हुई है, लेकिन वो उसको सुना ही नहीं जा रहा वहाँ पे, और कश्मीर में लगा हुआ कर्फ्यू उसी तरह चला जा रहा है। ये जो सूरत हाल है जहाँ इंसाफ का हसूल ना हो और अदालतें जो है वो जालिम के बाबरी मस्जिद केस भी इसकी एक मिसाल है, बाहर से कोई पूछने वाला ना हो, और फिर अंदरूनी तौर पे उसमें भी मिसाल है, और अंदरूनी तौर पे आपको कोई पॉलिटिकल उसका फॉल आउट का भी कोई खतरा ना हो इस वजह से कि हिंदू वोट आपके साथ है। तो फिर क्या है ऐसी चीज जो उसको मोदी को रोके? तो मेरा नहीं ख्याल कि मोदी इस काम से बाज आएगा, वो इसी तरह लगा रहेगा। इन हालात में जो मेरा ख्याल है कि जो आवाज़ें उठनी चाहिए जिससे इंडिया में थोड़ी खलबली मच सकती है, वो ये है कि सिख और ये जो मुसलमान कम्युनिटी है ये अपने लिए अलग वतन की बात करें। अलग वतन के लिए कुछ ना कुछ जब आवाज़ें उठेंगी तो वो लाजमन जो सेनर वॉइसेस हैं विद इन इंडिया वो मजबूत होंगी, वो कहना शुरू करेंगी कि जनाब ये मुल्क के हिस्से बकरे होने लगे हैं। तो वहाँ पे अलहदगी की तहरीकें तो मौजूद हैं, लिहाजा ये बड़ा ज़रूरी है कि उन तहरीकों को थोड़ी जला मिले और लोगों को अंदाज़ा हो जाए। वो लोग जो वो मुसलमान जो कहते रहे कि जनाब हम अपने मामलात को खुद निपटा लेंगे, हम 22 करोड़ लोग यहाँ बैठे हैं, पाकिस्तान इधर तवज्जो न दे, आज उनको एहसास होना चाहिए कि भारत उनका मुल्क नहीं है। वहाँ बिलाखिर उन्होंने मुसलमानों को किसी न किसी बहाने, किसी न किसी तरह उनको ख़त्म करना है। लिहाजा
अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी आइंदा नस्लों की बका के लिए, उनके लिए ज़रूरी है कि वो अलहदा मुल्क का मुतालबा शुरू कर दें और उससे डेफिनेटली कोई ना कोई इफ़ेक्ट होगा। और मेरा ख्याल है सीरियसली इसके लिए कोशिश करने में हर्ज भी कोई नहीं। बिल्कुल सही। जमील साहब, आप क्या समझते हैं? जाहिर है अब ये बात जब भारत के अंदर से आ रही है और खुद नरेंद्र मोदी से यही समझते हैं कि भारत को हिंदू देश ही बनाना मसले का हल है, तो इस मसले के हल के लिए जो वहाँ पर बसने वाले मुसलमान हैं वो क्या करें? उनके पास क्या ऑप्शन है? उनके पास ऑप्शन, पहले तो आप ये देख लें कि रोहिंगा 1917 में जब पहली दफ़ा कानून पास हुआ, उस वक्त उसको बर्मा कहा जाता था, अब म्यांमार, तो उस वक्त इसका शाखसाना रखा गया और 1988-82 में जाके उनको दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया गया और अब जाके उनको निकालना शुरू कर। ये इस किस्म की हरकत इसके जहन में, मोदी के जहन में यकीनन है। और मोदी को क्योंकि इस वक्त सरपरस्ती हासिल है अपने बहुत सारी, यानी कि इंडिया को सरपरस्ती हासिल है बड़े ममालिक की, ख़ास तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स की, क्योंकि उनके स्ट्रेटिजिक जो हैं बहुत सारे मुआहदे, उसकी वजह से, और जो इंटरेस्ट है अमेरिका का इस वक्त इंडिया में, ख़ास तौर पर उसको इस इलाके का पूरा चौधरी और चौकीदार बनाने के लिए, तो उस पर तो बहुत दफ़ा बहस हो चुकी है। तो इसको मैं इधर ही इशारा दे के इसको छोड़ के आज आ जाता हूँ कि मुसलमान अब क्या करें। ये बिल्कुल बात दुरुस्त है जनरल अमजद शुएब की भी कि मुसलमान अब जब तक कि अपनी कुव्वत नहीं दिखलाएंगे तो मोदी जो कि 14 साल की उम्र से एक माइंड सेट लेके चल रहा है, एक फिक्स उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, फिक्स्ड फॉलोअर्स हैं, तो उसकी सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। जिस तरह ट्रंप की सेहत पर असर नहीं पड़ेगा, वो अपनी राइट सुप्रीमेसी के वोट बैंक के बलबूते पर बुलडोज कर देता है बहुत सारी चीज़ों को, इसी तरह मोदी भी अपने बहुत सारी चीज़ों को बुलडोज कर रहा है और वो समझता है कि वो इन तमाम चीज़ों को कुचल देगा। रास्ता मुसलमानों के लिए एक ही है कि वो, क्योंकि एक इतनी कसीर तादाद में है और पूरी इंडिया में है, कि अगर वो अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करें, और सिख्स जो कि वाकई में उन्होंने पहले मुज़ाहरा किया है, लेकिन उनको चंद वजूहात की वजह से, जिसमें हम पर भी इल्ज़ाम आता है, वो कुचल दिया गया था, तो वो अगर दोबारा शुरू हो जाए तो मोदी मजबूरन घुटने टेकने पर वो घुटने टेक सकेगा। वरना मोदी के अज़ाइम आप अंदाज़ा करें कि ये, अगर आप इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट, यानी कि मोदी के जो अज़ाइम है इसमें तो वहाँ पर बसने वाले मुसलमान और दीगर अक़लियतों को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल पाया। पॉइंट टेकन। जमील साहब, मुझे ब्रेक लेना है, आपका बहुत शुक्रिया, और अमजद शुएब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ और भी खबरें जिस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। और नए साल के आगाज़ पे हुकूमत ने अद्वियात की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और कमी जो है वो कम से कम 15% अद्वियात पर और ज़्यादा से ज़्यादा 45% तक ये कमी कर दी गई है। लेकिन इसके असरात क्या आवाम तक पहुँच रहे हैं? क्या मेडिकल स्टोर के मालिकान उनको अद्वियात उसी कीमत पर दे रहे हैं जो पहले अद्वियात की कीमतें थीं, या अब ये कीमतें कम होकर उनको मिल रही हैं? इस पर आवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए पहले आपको वो दिखाते हैं। दूसरा ये कि अब इमरान खान साहब ने मेडिसन तो प्राइस तो कम कर दिया, अनाउंस कर दिया है। अब मेडिकल स्टोर वालों से हम जाते हैं मेडिसन लेने, तो वो कहते हैं जी हमारे पास अभी तक कोई नोटिस ही नहीं आया, हमें हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई लेटर नहीं आया। मेडिसन में अभी मार्केट में जो है रेट्स वगैरह कभी आया नहीं है, लेकिन पुराने रेट से सेल हो रही है। तो जैसे ही नए रेट्स आएंगे तो जारी बात है आवाम के लिए फ़ायदा है कि कम रेट्स में अगर आपको मिलती हैं। जो बल्कि दवाई और जो निश्तर में फ्री मिलती थी वो भी बंद कर दी है। और महंगी हुई हैं दवाइयाँ, कौन सा सस्ती हुई हैं जी? कोई दवाई सस्ती नहीं, सब महंगी है जी, बल्कि इंसान की बीमार की पहुंच से बाहर है। दवाई कोई सस्ती नहीं है, अभी तक गवर्नमेंट ने कोई इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। कहते तो हैं कि सस्ती की है, मगर अभी तक कोई सस्ती नहीं की दवाई। गुज़श्ता सालों से ये ऐलान होते रहते हैं, लेकिन जो चीज़ अगर बढ़ाने का ऐलान होता है वो डबल हो जाती है, जो कमी का ऐलान होता है उस पर कोई भी जो अमल नहीं होता है। कोई भी नहीं अमल हुआ है भाई। जैसे ही दवाएं पहले मिलती थी अभी वही वैसे ही रेट चल रहे हैं आजकल। जैसे अभी गरीब बंदे क्या करें, हम तो रक्षा चला रहे हैं, दवाई लेके जाते हैं तो कुछ मिलता ही वही भाई, जो 50 हुई अभी 10 रुपये और बढ़ा दिए इन्होंने। तो वज़ीर आज़म ने कहा कि भाई कम कर दो, इन्होंने बढ़ा दिया।
जी, ये कहा है अवाम ने, और अवाम ये कह रही है कि मेडिकल स्टोर वाले जो हैं वो कह रहे हैं हमें कोई नोटिफिकेशन मौसूल नहीं हुआ। अब मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल, जरा वो अपने नुमाइंदों से जान लेते हैं। पहले वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद का रुख करेंगे, क्या वहाँ पर इस नोटिफिकेशन के असरात पहुँचे या नहीं। शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। शबिया, मुझे बताइएगा कि यहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं और मेडिकल स्टोर मालिकान का क्या कहना है, क्या नोटिफिकेशन उनको मिल गया और अद्वियात में कीमतों में उन्होंने कमी की है या नहीं? जी बिल्कुल, अगर हम पिछले कुछ अरसे की बात करें तो जो साबिक वज़ीर सेहत थे आमिर कियानी, उनके दौर में अद्वियात की कीमतों में 300% तक इजाफा किया गया था, जिस पर वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया था और कहा गया था कि अद्वियात की कीमत को कम किया जाए। और इस हुकूमत की अगर हम बात करें मामले खसूसी की, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा की, तो उन्होंने कल एक नोटिफिकेशन जो वज़ारत सेहत ने जारी किया जिसके मुताबिक 89 अद्वियात, जिसमें दिल की, कैंसर की और TB की अद्वियात भी शामिल है, उनमें 15% तक कमी की गई है। और डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा का यही कहना है कि आवाम को रिलीफ देने के लिए जो इन अद्वियात की कीमतों में हमने कमी की है। ताहम जब हमने यहाँ पे लोगों से बातचीत की है तो उनका यही कहना है कि जो अद्वियात हैं वो पुरानी कीमतों पर ही खरीद रहे हैं और उनमें कोई कमी नहीं नज़र आ रही। और आवाम को जो है वो इस वक्त परेशान है महंगाई के हाथों भी, और उसके साथ साथ अद्वियात की कीमतें जो है वो बहुत ज़्यादा है और उनका यही पुरानी कीमतों पर ही अद्वियात मिल रही है। इस्लामाबाद में भी सूरत हाल यही की यही है। लाहौर में क्या सूरत हाल है, सुधीर चौधरी से जानते हैं। सुधीर, लाहौर में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भी कीमतें वही हैं या नोटिफिकेशन के बाद कम हुई हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत की तरफ से ऐलान तो किया गया है, लेकिन किसी भी मेडिकल स्टोर के मालिक या किसी भी फार्मेसी के ओनर के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। ना ही किसी अद्वियात की कीमत में कमी की गई है और ना ही इस हवाले से कोई बात ज़ेरे गौर है। हमारी मुख्तलिफ फार्मेसीज के मालकान और वहाँ पर काम करने वाले लोगों से जब बात हुई तो उनका कहना था कि हुकूमत ने ऐलान तो कर दिया है, नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, लेकिन अभी जब तक हमारे पास पुराने रेट्स के माल पड़े हुए हैं तब तक हम नई कीमतों पर माल नहीं बेच सकते। उनका ये कहना था कि जब नई डब्बी प्रिंट होगी उसमें नई अद्वियात हमारे स्टोर पर पहुंचेंगी तभी हम कीमतों में कमी कर सकेंगे। जब इस हवाले से उनसे बात की गई कि गुज़श्ता माजी में 3 से 4 दफ़ा कीमतों में इजाफा हुआ और इजाफा होने के ऐलान के साथ ही आपने फौरी तौर पर रेट्स बढ़ा दिए, तो उस वक्त भी नई डब्बी प्रिंट होकर नहीं, यानी कि जब तक नई अद्वियात नहीं आएंगी ही पुरानी रहेंगी। तो आवाम को क्या मिल रहा है? जरा पेशावर आपको लिए चलते हैं। आसिफ शकूर हमारे साथ हैं। आसिफ, पेशावर में क्या अद्वियात की कीमतें कम हुई हैं या यहाँ पर भी यही सूरत हाल है? देखिए, वज़ीर आज़म ने अद्वियात में कमी का जो है वो हुक्म सादर फरमाया और वज़ीर आज़म की हदायत के मुताबिक अद्वियात की जो 89 किस्में हैं उसमें जो उनकी जो कीमतें हैं उसमें कमी का ऐलान किया गया है। ताहम हम इस वक्त पेशावर की ये जो अद्वियात की मार्केट है इसके बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ पर हमारी मुख्तलिफ जितने भी ये मेडिकल स्टोर्स हैं इनके मालिकान से बात हुई है कि कितनी जो दवाइयाँ हैं उस पर ये कीमतें कम हुई हैं। तो इसका जवाब जो है वो हमें नफ़ी में मिला है। अभी तक जो वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक जिन अद्वियात की कीमतें कम होनी थी अभी तक उसका इतलाक नहीं हो सका। इन दुकानदारों से भी और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है, क्यों अब तक वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक इनकी कीमतें कम नहीं हुई। आप बताइएगा, वज़ीर आज़म ने तो ऐलान कर दिया है कि अद्वियात की कीमतें जो हैं कम हो जाएं, आप लोग नहीं कर रहे, क्या वजह है? जी, अखबार की हद तक तो ऐलान हुआ है लेकिन प्रैक्टिकल ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं हुआ। दवाइयाँ के रेट महंगे हो रहे हैं, कम नहीं हुए। तो वजह क्या है? या तो आप वो पुराना स्टॉक बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि आपका तो पुराने आप जब बढ़ जाती हैं तो आप लोग फ़ौरन बढ़ा देते हैं, पुराना स्टॉक भी पड़ा हो, लेकिन जब कीमतें कम होती हैं तो आप लोग वही पुराने स्टॉक पे बेचते हैं। ये वजह भी तो है ना? ये वजह हमारी तो रिटेल है, हमारे पास तो उतना स्टॉक भी नहीं होता ना। बहुत शुक्रिया आसिफ शकूर, हमें पेशावर से अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, सूरत हाल आपके सामने है और अभी तक जो स्टोर मालिकान है मेडिकल स्टोर के वो यही कह रहे हैं कि कीमतें हम पुरानी ही बरकरार रखेंगे और हुकूमत को चाहिए कि इस पर कोई ऐसी कमेटी तश्कील दे जो एक्शन ले। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।